हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अर्रा ऑफिशियल क्लासेस में। अगर आपको याद होगा, कल हम लोगों ने पढ़ा था सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन के बारे में। मैंने आपसे वहाँ पे बोला था कि आप अंतर खुद से देख सकते हो, पर अगर आपने उस चीज़ को नहीं ध्यान से समझा तो फिर मैंने इसके लिए लिख भी दिया। मैंने कहा हो सकता है कि कुछ लोगों को ना समझ में आए, लेकिन बिल्कुल सिंपल सा अगर आपसे अंतर पूछा जाता है तो मेरा मानना, आप अगर लघुत्तरी में क्वेश्चन आता है तो आपको इससे ज़्यादा लिखना है भाई। फिर आपको ये पार्टीशन करके इधर सतत का और इधर व्यापक का लिखना है। लेकिन अगर एक नंबर का ही क्वेश्चन आपको अति लघुत्तरी में दिखाई पड़ता है छोटा सा, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, सतत मूल्यांकन अध्ययन अध्यापन के साथ चलने वाली नहीं है यहाँ पे, चलने वाली करो इसे, चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। जबकि व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थी के जो विकास है उसके सभी पक्षों का या समग्र मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है। बस ख़त्म ये क्वेश्चन कि हम लोग सतत मूल्यांकन में निरंतर अध्यापन के द्वारा जो प्रक्रिया चल रही है उसका टेस्ट होता रहता है उसमें मूल्यांकन, और जो व्यापक मूल्यांकन है उसमें हम उसके विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करते हैं। बस यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा मूल्यांकन में ग्रेड सिस्टम। ठीक है। अच्छा, मूल्यांकन में ग्रेड सिस्टम से पहले अगर किसी ने CCC का पेपर दिया है तो उसको एक चीज़ पता चलती है कि अगर हम उसके S आता है, S मतलब सुपर, शायद सुपीरियर या स्टैंडर्ड जो भी होता है, S का मतलब रहता था कि वो उसके 90% प्लस हैं। ठीक है। अगर किसी का A आता है तो पता चलता है उसके 85% प्लस हैं। अगर किसी का देखा होगा आपने कि B ग्रेड आता है तो उसका मतलब होता है कि उसका 80% प्लस हैं पर 87 से पहले हैं। तो इस तरीके से आपने ग्रेडिंग सिस्टम एक देखा होगा कि नंबर के हिसाब से उसको ABCD में भी ग्रेड मिल जाते हैं और उधर उसको परसेंटेज में भी पता होता है कि उसका इसके बीच में वेरी कर रहा है। तो मूल्यांकन में ग्रेड सिस्टम का आशय अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करने से होता है। अंक नहीं देते हम वहाँ पे, हम ये नहीं बोलते कि तुम्हारे 100 नंबर आए, हम ये बोलते हैं कि तुम्हारी ग्रेड A है, तुम्हारी ग्रेड B है, तुम्हारी ग्रेड C है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले हो जो। तो आप इस तरीके से आपको ग्रेडिंग सिस्टम का पता होना चाहिए। तो ग्रेडिंग सिस्टम भैया क्या होता है, जिसमें हम अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करते हैं। यह एक प्रतिशत सीमा पर आधारित हो सकते हैं। यदि किसी परीक्षा में 90% से ऊपर वाले छात्रों को A या 1 ग्रेड दिया जाता है तो यह 90% को ही प्रदर्शित करेगा, उससे ऊपर के प्रतिशत को जो मानक परीक्षा में तय होगा। अब यहाँ मतलब पता क्या हुआ, मतलब यहाँ पे ये हुआ, जैसे मैं आपको अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूँ। मैंने कहा एक एग्ज़ाम होता है जहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि 80% टू 85% B, 85% टू 90% A, 90% टू 95% S, और यहाँ पे हो जाएगा 95% से जो एबव हैं उनके लिए ये S है। ठीक है, उनके लिए है स्टार। अब किसी की मार्कशीट में, यहाँ पे स्टार की जगह कोई अंक ही होगा, यहाँ पे स्टार ना बनाओ। हाँ, सोचो स्टार कहाँ से आ गया। B था, A था, S था, और मैंने कहा यहाँ पे सुपर S हो जाता है, जैसे मान लो। ठीक है, एग्जाम्पल ही तो समझना है, हो सकता है एग्जाम्पल तो समझना है भाई हमें सिर्फ। हमने कहा उसका यहाँ पे नंबर उसको नहीं पता है, उसका पूरा नाम, डाटा, पता सब कुछ लिखा है, और यहाँ पे उसकी जो ग्रेडिंग लिखी है वहाँ पे लिखा है S। अब इसका मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि ये जो मार्कशीट है जिस इंसान की, उसके एक्चुअल में नंबर 90 से लेकर के 95% के बीच में है कहीं भी। तो इसको हमने नंबर नहीं दिए हैं, हमने इसको क्या दिया है, ग्रेड दिया है। क्या दिया है, ग्रेड दिया है। अगर ये किसी को बोलता है मेरे 92% है, परसेंटेज इसका एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन उसको मानना पड़ेगा कि बोलेगा हाँ इसके बीच में है, 95 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं। तो आपको इस तरीके से चीज़ें ऐसी पता होनी चाहिए कि ग्रेड सिस्टम, ग्रेड जो है उसका मतलब ये होता है कि अंकों के स्थान पर उसे किसी शब्द के द्वारा, किसी वर्ण के द्वारा, अल्फ़ाबेट के द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, ग्रेड सिस्टम कहलाता है। आई होप तुम ये चीज़ें लिख लोगे, तुमको ये चीज़ समझ में भी आ गई होगी। अब अच्छा देखना, ग्रेड सिस्टम के बाद अगर आप ये चीज़ समझ गए तो ग्रेड सिस्टम वाली ये उदाहरण ज़रूर आपको लिखना है कि यदि 1% सीमा पर आधारित हो सकते हैं तो इसमें किसी परीक्षा में 90% के ऊपर वाले छात्रों को A या 1 ग्रेड दिया जाता है तो 90% को ही वह प्रदर्शित करेगा। अगर किसी को A या 1 दिया जा रहा है तो उसको क्या मिलेगा, 90% ही हम लोग बोलेंगे। यहाँ हम बात करेंगे व्यापक मूल्यांकन के 3 पक्ष कौन कौन से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है व्यापक मूल्यांकन के पक्ष कितने हैं, तो 3।
वैसे 3 पक्ष ये इंपॉर्टेंट वाले पूछेगा ही आपसे, याद रखिएगा। तो 3 ये इंपॉर्टेंट पक्ष जो हैं वो हैं, पहला संज्ञानात्मक पक्ष है, दूसरा भावात्मक पक्ष है, तीसरा कौशलात्मक पक्ष है। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने व्यापक मूल्यांकन में डेफिनेशन में इनको पढ़ा है। अब यहाँ पे देखो इन तीनों पक्ष के बारे में। बालक में निहित ज्ञान, स्मरण, पुनः स्मरण की जो अवधारणाएं होती हैं उनका मूल्यांकन करना संज्ञात्मक पक्ष के अंतर्गत आएगा, कि कितना उसको ज्ञान है, कितना उसको याद हो रहा है, कितना वो रिकॉल कर पा रहा है, दोबारा से मतलब स्मरण कर पा रहा है, पुनः स्मरण, ये सारी चीज़ें संज्ञात्मक पक्ष दिखाएंगी। भावात्मक पक्ष क्या दिखाएंगे? भाव, मतलब बालक के अंदर निहित वो कितना दयावान है, कितना करुणावान है, कितना इमोशनल है, कैसे रोने लगता है। ठीक है, ये तो हम लोग इस बात से पता कर सकते हैं कि जब उसका ब्रेकअप हुआ वो देवदास बन गया तो हमें उसका भाव पता चलेगा कि भाव विहीर बहुत ज़्यादा ही भाव विभोर है। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि उसका ब्रेकअप होगा वो IAS वाईएस बन जाएगा, तब भी याद रखिएगा उसके अंदर भाव है। वो ईर्ष्या टाइप की लगेगी तुमको कि ईर्ष्या में एकदम ज़्यादा पड़ रहा है, पर वो मोटिवेशन होता है, तो वो भी एक भाव ही प्रदर्शित करेगा। तो याद रखेंगे भाव के अंतर्गत हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? दया, करुणा, ये क्या लिखा, पुनर्वास, इच्छा, श्रद्धा। तो ये सारी चीज़ें जो भाव से रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड। संज्ञानात्मक मतलब जो संज्ञान से रिलेटेड है, मतलब आपके ज्ञान से, आपकी स्मरण शक्ति से, आपके पुनः स्मरण करने की क्षमता से। ठीक है, उसके बाद एक होता है कौशलात्मक विकास, मतलब कौशल, दक्षताएँ कितनी आपके अंदर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कार्य कुशलता, कार्य करने की क्षमता या रचनात्मकता, क्रियात्मकता। तो ये सारे कौशल होते हैं, स्किल जिन्हें बोलते हैं ना, स्किल आपने देखा है, तो स्किल जो होती है वो अलग चीज़ है। तो ये 3 तरीके के पक्ष हैं और तीनों मैंने आपको बताया कि व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत हम लोग 3 तरीके के पक्ष जो देखते हैं वो होते हैं संज्ञात्मक पक्ष, जिसमें हम उसका ज्ञान, स्मरण शक्ति, पुनः स्मरण शक्ति देखते हैं। भावात्मक पक्ष में हम उसका दया, करुणा, पुनर्वास, इच्छा, श्रद्धा, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कौशलात्मक पक्ष में तो हम इसके कार्यकुशलता देखते हैं कि स्किल कितनी है उसके अंदर, रचनात्मक कितना है वो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो चलिए, मेरे हिसाब से ये तीनों आपको बातें समझ में आ गई होंगी। इसमें हम लोगों ने कुल मिला करके अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हम लोगों ने 7 क्वेश्चन अपने कंप्लीट किए हैं। एक तो व्यापक और सतत में अंतर, पहले ही क्वेश्चन जो मैंने आपको नहीं बताया। दूसरा हम लोगों का ग्रेडिंग सिस्टम हो जाएगा। तीसरा हमसे पूछ सकता है व्यापक मूल्यांकन के पक्ष कितने होते हैं। फिर हमसे पूछ सकता है इनको अलग अलग कि संज्ञात्मक पक्ष क्या है, भावात्मक पक्ष क्या है, कौशलात्मक पक्ष क्या है, या तीनों पक्षों के बारे में बताओ। तो क्वेश्चन हम देखो 6 तो क्वेश्चन मान ही लोग अलग अलग, बाकी ये तो फिर मिक्स में आ जाएगा। तो लगभग 5-6 क्वेश्चन हम लोग इससे अलग अलग समझ सकते हैं अपने। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब याद रखिएगा, यहीं पे आपसे पूछ सकता है कि बताओ जो करुणा है, करुणा जो होता है वो एक करुणा व्यापक मूल्यांकन के किस पक्ष के अंतर्गत आता है? आप बोलोगे भावात्मक पक्ष के अंतर्गत, क्योंकि भाव होता है ये। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन बनाएगा तो इसमें 20-25 क्वेश्चन बना देगा वो आराम से। तो आई होप कि आपको क्लास सेशन में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो फिर वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। फिर मिलेंगे अगले किसी नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।